ओके सो स्टूडेंट, जीआईटी की जो फार्माकोलॉजी है वो हमारे पास थोड़ी लेंथी हो गई है, लेकिन मैंने आपको डिटेल से कराई है इसलिए कि यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं और कैटजन के अंदर ये बहुत ही ज्यादा शॉर्ट लिखी हुई है। यूनिवर्सिटीज वगैरह से कंसर्न कर लो कि वो जिस तरह से कहते हैं उस तरह कर लो। हमारी यूनिवर्सिटी ने हमें बहुत ज्यादा इसको एक्सटेंसिव करके कराया था। सेम एज अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम क्या होता है और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज क्या है, और बेसिकली इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज का जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में हमने डिस्कस करनी है। कैटजन के अंदर लिखी हुई सारी ड्रग्स हैं लेकिन डिटेल किसी की भी मौजूद नहीं है, और जबकि लिपिनकॉर्ड के अंदर डिटेल है। सो मैं आपको थोड़ा डिटेल पढ़ाऊंगी क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगेन कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम क्या है? इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम में क्रॉनिक एब्डोमिनल पेन होता है और आपकी जो बाउल हैबिट्स होती हैं वो ऑल्टर हुई भी होती हैं। क्या होता है? क्रॉनिक एब्डोमिनल पेन होता है, और जो बाउल हैबिट्स होती हैं वो इम्पेयर्ड हुई भी होती हैं, ऑल्टर्ड हुई भी होती हैं बहुत ज्यादा। ठीक है जी। अब ये जो इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम है, अब ये क्या है, किस तरह से है, ये सारी डिटेल्स आप पैथो में पढ़ोगे। या तो हमारे पास इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज एसोसिएटेड होता है कॉन्स्टिपेशन के साथ, या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज पेशेंट प्रेजेंट करता है डायरिया के साथ, और सम टाइम जो है वो दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है। इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम के अंदर आता है हमारे पास एक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। अब इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हमारा असल में मेजर टॉपिक है जिसके बारे में हमने पढ़ना है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में क्या है? क्रॉनिक इंटेस्टाइनल कंडीशन है, आइडियोपैथिक है, जिसमें इम्यून मीडिएटेड इन्फ्लेमेशन पाई जाती है। क्या है? क्रॉनिक इंटेस्टाइनल कंडीशन है, आइडियोपैथिक है, लेकिन इम्यून मीडिएटेड इन्फ्लेमेशन है। हमें इसका एग्जैक्ट कॉज नहीं पता। सो ये जो है आइडियोपैथिक है। आइडियोपैथिक थोड़ा सा इसको समझोगे तो फिर आपको इसकी सारी की सारा ट्रीटमेंट समझ आएगा। ये आइडियोपैथिक है, एग्जैक्ट कॉज हमें नहीं पता। होता क्या है कि आपका जो जीआईटी है, स्पेशली अभी इसकी दो टाइप से हम डिवाइड कर देते हैं और फिर पढ़ते हैं कैसे। जो जीआईटी ट्रैक है उसके अंदर क्या पाई जाती है? इन्फ्लेमेशन पाई जाती है। और ये इन्फ्लेमेशन होती क्यों है? ये ऑटो इम्यूनिटी की वजह से है। ऑटो इम्यूनिटी की वजह से। अब ऑटो इम्यूनिटी क्यों डेवलप हुई? इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरियल एंटीजेंस थे, उन बैक्टीरियल एंटीजन को बॉडी ने फॉरेन एजेंट समझा, उनके अगेंस्ट इम्यूनिटी को एक्टिव कर दिया। एक्सेसिव इम्यूनिटी की एक्टिवेशन की वजह से वहां पे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन पाई गई। ये जो क्रॉनिक जीआईटी इम्यून मीडिएटेड इन्फ्लेमेशन है इसे हम कहते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। ठीक है। ये जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है इंटेस्टाइनल ल्यूमन में होता है, इसको हम दो टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। एक हमारे पास इसमें आता है क्रॉहन्स डिजीज। ठीक है, क्रॉहन्स डिजीज, हर जगह पे हम सीडी के लिहाज से इसको पढ़ेंगे। और दूसरा हमारे पास आता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है उसको हमने क्या किया हुआ है, फर्दर दो आगे इसकी सब टाइप्स हैं। एक हमारे पास क्या है? क्रॉहन डिजीज, और दूसरा पेशेंट किस चीज के साथ प्रेजेंट कर सकता है आपके पास? अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ। अब इन दोनों में फर्क क्या है? दोनों में बड़ा बेसिक सा डिफरेंस है, और ये हम लोग आगे ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजीज में भी इनको देखेंगे। जो क्रॉहन डिजीज के साथ पेशेंट है ना, उसमें क्या है कि आपका जो पूरे का पूरा जीआईटी ट्रैक है, ईसोफेगस से लेके स्टमक और स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, पूरे जीआईटी ट्रैक में माउथ से लेके एनएस तक कहीं पे भी क्रॉहन डिजीज की वजह से इन्फ्लेमेशन हो सकती है। और ये नॉन कंटिन्यूअस इन्फ्लेमेशन होती है और ये ट्रांसम्यूरल होती है, यानी पूरे की पूरी जो म्यूकोजल लेयर्स होती हैं उन सबको इन्वॉल्व करती है। ठीक है, पूरी जीआईटी की लेयर को, म्यूकोजा को, सब म्यूकोजा को, सिरोजा एडवेंटिशिया वगैरह को इन्वॉल्व करती है। ठीक है। सो क्रॉहन डिजीज क्या है? ये एक ऐसा इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है कि जिसमें जो इन्फ्लेमेशन है वो माउथ से लेके एनएस तक किसी भी रीजन में आपको मिल सकती है, और ये इन्फ्लेमेशन ट्रांसम्यूरल होती है, इंटायर थिकनेस को इन्वॉल्व करती है। समझ आ गई? दूसरी बात है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस में कोलॉन इन्वॉल्व होता है, और मोर स्पेसिफिकली जो है वो रेक्टम के अंदर अल्सरेशन और इन्फ्लेमेशन आपको नजर आती है। और दूसरी बात है ये ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन होती है, इसकी इन्फ्लेमेशन सिर्फ म्यूकोजल लेयर तक होती है। ठीक है, तो ये दोनों इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेज हैं। कोई पेशेंट क्रॉहन डिजीज के साथ भी हो सकता है, जिसका मतलब है कि इन्फ्लेमेशन माउथ से लेके एनएस तक किसी भी रीजन में है, या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है कि इन्फ्लेमेशन जो है वो रेक्टम और कोलॉन तक लिमिटेड है। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है हमारे पास इसकी ड्रग स्ट्रेटेजी। तो ड्रग स्ट्रेटेजी मसला क्या है? मसला ये हो रहा है जी इन्फ्लेमेशन ज्यादा है। क्या मसला है? हाँ जी, क्या मसला है? इन्फ्लेमेशन ज्यादा है, और हमने क्या करना है? कोई भी ट्रीटमेंट अप्लाई करके इन्फ्लेमेशन को कम करने की कोशिश करनी है। क्या करना है? ट्रीटमेंट अप्लाई करके इन्फ्लेमेशन को कम करने की कोशिश करनी है।
तो इसका जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में ऑलरेडी भी हमने बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है। इसमें जो एजेंट्स हमने यूज करने हैं वो 4 तरह के एजेंट्स होंगे, ठीक है। बस 4 तरह की ड्रग्स जो है वो हमने बेसिकली यूज करनी है। सबसे पहले हमने इसके अंदर यूज करने हैं 5 अमाइनो सैलिसिलेट्स, ठीक है। 5 अमाइनो सैलिसिलेट्स यूज करने हैं। अब ये जो 5 अमाइनो सैलिसिलेट्स हैं ये क्या करते हैं, अभी हम इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में पढ़ेंगे, हमें नहीं पता, लेकिन ये डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू इन्फ्लेमेशन को इनहिबिट करने की कोशिश करते हैं। कौन? अमाइनो सैलिसिलेट्स। दूसरी बात है हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज कर सकते हैं, और आपको पता है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या है, एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल रखती हैं। सो कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी इन्फ्लेमेशन को अपोज करेंगे। थर्ड चीज जो हम यूज कर सकते हैं वो है हमारे पास कुछ बायोलॉजिकल एजेंट, और इन बायोलॉजिकल एजेंट में बेसिकली हमारे पास इम्यूनो सप्रेसेंट होते हैं जो इम्यूनिटी को सप्रेस करेंगे और ये इम्यून मेडिएटेड इन्फ्लेमेशन को अपोज करेंगे। ये जो बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं इसके अंदर हमारे पास आ जाता है इन्फ्लेमेशन करने के लिए कौन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो केमोकाइन है वो कौन होता है, तो वो होता है ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, ठीक है। तो अल्फा ट्यूमर नेक्रोटिक इनहिबिटर दे सकते हैं, या फिर हम इंटीग्रिन अल्फा 4 इंटीग्रिन इनहिबिटर देते हैं। अब अल्फा 4 इंटीग्रिन इनहिबिटर क्या करेंगे मैं आगे चल के आपको बताती हूँ, और साथ ही साथ हम इंटरल्यूकिन 12 और 23 इनहिबिटर दे देंगे। ये इंटरल्यूकिन मैक्रोफेजेस की एक्टिवेशन में और इन्फ्लेमेशन को रिस्पॉन्ड करती हैं। सो अगर हम इन्हें इनहिबिट कर दें तो हम इन्फ्लेमेशन को क्या कर सकते हैं, इनहिबिट कर सकते हैं। चौथी जो हमारे पास ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी है वो यही है कि हमने कुछ इम्यूनोमेड्यूलेटर्स दे देने हैं, जैसे कि हमारे पास मिथोट्रेक्सेट का आपने नाम सुना होगा, बहुत ज्यादा कैंसरस एजेंट्स में भी, कैंसरस डिजीजेस में भी हम इसको यूज करते हैं। सो मिथोट्रेक्सेट वगैरह जो कि इम्यून मेडिएटर्स हैं, इम्यून मॉड्यूलेटर्स हैं, इनको भी हम यूज करते हैं। सो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में इन्फ्लेमेशन है, सो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए ऐसे एजेंट्स देने हैं जो इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे। कौन से दे सकते हैं, अमाइनो सैलिसिलेट्स दे सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट्स देते हैं जिनमें हमने इन्फ्लेमेशन कॉजिंग कीमोकाइंस को इनहिबिट करना है, जैसे कि ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर को, इंटीग्रिन को या इंटरल्यूकिन को, या फिर हम इम्यून मॉड्यूलेटर्स भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले एजेंट से, जो कि हमारे पास क्या है 5-ASA है, और ये इंपॉर्टेंट है और इसी के बारे में, क्योंकि ये बाकी चीजें तो आपको ऑलरेडी आती हैं, तो 5-ASA के बारे में कैटज़न और लिप्टन दोनों के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। ये जो 5-ASA है जिसे हम अमाइनो सैलिसिलेट कहते हैं, पहले तो ये बताया हुआ है कि ये 2 टाइप्स में ना आपके पास एग्जिस्ट करता है। क्या करता है, 2 टाइप्स में आपके पास एग्जिस्ट करता है। एक तो ये एजो कंपाउंड की फॉर्म में होता है। क्या होता है, एजो कंपाउंड की फॉर्म में होता है। एजो कंपाउंड की फॉर्म में क्या हुआ कि हमारे पास जो ड्रग थी वो एक और मॉलिक्यूल के साथ अटैच हुई हुई है, और कैसे अटैच हुई हुई है, एन बॉन्डिंग के थ्रू। तो इनको हम क्या कहते हैं, एजो कंपाउंड्स कहते हैं। अब ये जो एजो कंपाउंड्स थी, एजो एसे थी, ये कौन कौन सी थी, तो एजो एसे के अंदर हमारे पास आ जाती हैं 3 ड्रग्स, ठीक है, जिसमें उसने कहा बहुत सारी हैं, लेकिन जो हमारी बुक के अंदर लिखी हुई हैं उनमें हमारे पास कौन सी है, बेल सैलाजाइड, ठीक है, क्या है, बेल सैलाजाइड, उसके अलावा सल्फा सैलाजीन, और इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अभी, सल्फा सैलाजाइन या जीन, और उसके बाद ऑल्सा लजीन, ठीक है, ऑल्सालाजीन, ठीक है। चलो जो भी है, ये जो सल्फा सैलाजीन है, कहता है ये सबसे पहले फर्स्ट ASA एजेंट था, फर्स्ट ASA एजेंट था जिसको यूज किया गया था IBD में, यानी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में इसको यूज किया गया था, ठीक है। अब जब इसको यूज किया गया तो इसके अंदर कॉम्बिनेशन था, ये जो सल्फा सैलाजीन है इसके अंदर क्या था, ऐसा जो था, यानी कि जो ASA है ये कंबाइन हुआ हुआ था सल्फ पायरिडीन से। किसके साथ कंबाइन हुआ हुआ था, NN बॉन्डिंग के थ्रू ये सल्फ पायरिडीन के साथ कंबाइन हुआ हुआ था। जब हमने ये पेशेंट को दिया और ये पेशेंट की GIT में जाता है, तो उस GIT में क्या होता है, इसके ऊपर बैक्टीरियाज वगैरह, कोलोन में बैक्टीरियाज वगैरह इसके ऊपर एक्ट करते हैं और इसको डिग्रेड करते हैं, और जो इसके अंदर 2 कंपाउंड्स हैं उनको रिलीज करा देते हैं। क्या रिलीज होगा, एक तो हमारे पास 5-ASA रिलीज होगा, और दूसरा सल्फा पायरिडीन जो इसके साथ कंबाइन किया हुआ था, एजो कंपाउंड बनाया हुआ था, वो रिलीज हो जाएगा। फिर पता चला कि ये जो ऐसा अमाइनो सैलिसिलेट्स हैं ये असल में एफिकेशियस हैं, ये डिजीज के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, ये असल में एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, जबकि जो सल्फ पायरामिडीन है इसका कोई फायदा भी नहीं है, और ये बहुत सारे पायरिडीन जो है ये बहुत सारे क्या कर रहा है, एडवर्स इफेक्ट कॉज कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है हमें सल्फा पायरिडीन देना ही नहीं चाहिए। तो जब हमने कहा कि हमें ये नहीं देना चाहिए, हम सिर्फ 5-ASA देंगे, तो जब हमने 5-ASA दिया तो एक मसला ये आया कि 5-ASA को क्या करना चाहिए था, ल्यूमन के अंदर इन्फ्लेमेशन थी ना, तो सिर्फ यहीं पे एक्ट करना चाहिए था, लेकिन ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब होना शुरू हो गया। तो इसको एब्जॉर्प्शन से इनहिबिट करने के लिए हमने इस ड्रग को क्या किया, कोटेड फॉर्म में दे दिया, इसके ऊपर कोटिंग ऐड कर दी, और जब हमने इसके ऊपर कोटिंग ऐड की तो ये हमारे पास सेकंड चीज बन गई जिसे हम कहते हैं मीसासेलामीन, ठीक है। क्या कहते हैं,
मिसालमीन, ठीक है, या जो भी कहते हैं यार, मिसालमीन जो है वो हम इनको कहते हैं। मिसालमीन में हमने क्या किया, इंटेरिक कोटिंग ऐड कर दी। क्या ऐड कर दी, इंटेरिक कोटिंग ऐड कर दी ड्रग के ऊपर, ताकि वो एब्जॉर्ब ना हो सके। तो बात समझ आइए कि पहले हमारे पास एजो कंपाउंड्स थे, लेकिन बाद में पता चला कि जो एजो कंपाउंड हमने ऐड किया उसका तो कोई फायदा ही नहीं है, इसलिए हमें अकेली ड्रग देनी चाहिए। और अकेली ड्रग जब हमने दी तो एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत ज्यादा हो रही थी, इसकी एफिकेसी कम हो रही थी। सो एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या किया, कोटिंग प्रोवाइड कर दी। और जब हम इसके ऊपर कोटिंग करते हैं तो उस फॉर्मुलेशन को हम क्या कहते हैं, मिसालामाइन कहते हैं, मिसालामाइन, ठीक है। सो ये दो फॉर्म्स हमारे पास किसकी हैं, ऐसा की यानी कि ASA की यानी अमाइनो सैलिसिलेट की। अब आ जाती है बात कि इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की क्या है, ये किस तरह से काम करती हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो कहता है कि हमें इनका नहीं पता, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो इसका अननोन है, लेकिन ये एंटी इन्फ्लेमेटरी, क्या एंटी इन्फ्लेमेटरी और इम्यूनो सप्रेसिव प्रॉपर्टीज रखती हैं। ये जो ऐसे हैं ये एंटी इन्फ्लेमेटरी और इम्यूनो सप्रेसिव प्रॉपर्टीज रखती हैं। कहते हैं हमें नहीं पता, लेकिन इनकी जो एंटी इन्फ्लेमेटरी और इम्यूनो सप्रेसिव प्रॉपर्टीज हैं ये इन्हीं 5 मैकेनिज्म की वजह से होती होंगी। ये क्या करते हैं, ये इनहिबिट कर देते हैं साइटोकाइन को। साइटोकाइन बहुत ज्यादा जरूरी है इन्फ्लेमेशन करने के लिए। सो साइटोकाइन की सिंथेसिस जब इनहिबिट हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है इन्फ्लेमेशन नहीं होगी। दूसरी बात है ये इनहिबिट कर देते हैं ल्यूकोट्राइन पाथवे को भी, प्रोस्टाग्लैंडिन को भी, जो कि इन्फ्लेमेशन को फर्दर प्रोग्रेस करने में इंपॉर्टेंट थे। सो इन्फ्लेमेशन की प्रोग्रेशन नहीं होगी। उसके अलावा ये फ्री रेडिकल्स की स्क्रैवेंजिंग एक्टिविटीज को बढ़ा देते हैं। साथ ही साथ कहता है ये इनहिबिट कर देते हैं सेल प्रोलिफरेशन, एक्टिवेशन और डी डिफरेंशिएशन, ठीक है, इनहिबिट कर देते हैं टी सेल की प्रोलिफरेशन को, एक्टिवेशन को और डिफरेंशिएशन को। उसके अलावा कहता है कि हमारे पास ना जब इन्फ्लेमेशन होती है तो आपको याद होगा परमिएबिलिटी बढ़ती है और ल्यूकोसाइड जो है वो यूं साइड पे आते हैं और यहाँ से ट्रांसमाइग्रेट होते हैं और माइक्रोब को जाके किल करते हैं और इन्फ्लेमेशन होती है। तो ये जो ल्यूकोसाइड की एडहीजन है और इसने मूव करके आना है इंजरी की साइड पे और इन्फ्लेमेशन कॉज करनी है, तो ल्यूकोसाइड की जो माइग्रेशन होती है या ल्यूकोसाइड की जो एडहीजन होती है ना उसको भी ये क्या करते हैं, इनहिबिट करके इन्फ्लेमेशन को इनहिबिट कर देते हैं। तो बात समझ आई आपको कि जो ASA है, अमाइनो सैलिसिलेट हैं, ये इम्यूनो सप्रेसिव भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। एग्जैक्ट मैकेनिज्म हमें नहीं पता, लेकिन इनमें से कोई ऐसा काम जरूर करते होंगे क्योंकि ये सारी कंडीशन है इन्फ्लेमेशन कॉज करने के लिए। अगर इसको इनहिबिट कर देंगे तो इन्फ्लेमेशन ऑब्वियस सी बात है नहीं होगी, ठीक है। अब बात आ जाती है इसके यूजेस की। तो यूजेस से ही आपने याद रखना है, इसको हम यूज करते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए, जो दूसरा वाला इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है जिसमें क्रॉन डिजीज आता है। क्रॉन डिजीज में ये इतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता, लिमिटेड है एडवर्स इफेक्ट की वजह से, ठीक है। उसके बाद ये अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए फर्स्ट लाइन एजेंट है, इंड्यूस भी करता है और रिमिशन को मेंटेन भी करता है, ठीक है। अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए ASA जो है वो फर्स्ट लाइन एजेंट के तौर पे यूज करते हैं रिमिशन को, रिलैप्स को। ये इंड्यूस भी करते हैं रिमिशन को और फिर मेंटेन भी करते हैं, यानी जो रिलैप्सिंग का चांस है एक दफा दोबारा ना हो जाए उस चांस को रेडिकेट करते हैं, खत्म करते हैं। CD में इनका जो है वो यूज लिमिटेड है, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद कैडजिन में तो नहीं, लिपिनकॉर्ड के अंदर इसके फार्माकोकिनेटिक फीचर्स बताए हुए हैं, बहुत ही आम से फार्माकोकिनेटिक फीचर्स हैं। कहता है वेरी करेंगे फार्माकोकिनेटिक फीचर रूट के साथ, कि इधर आपने ओरल रूट के थ्रू दिया या सुपोजिटरी की फॉर्म में आपने रेक्टल रूट के थ्रू दिया। एब्जॉर्प्शन डिजीज जैसे जैसे बढ़ता है इसकी एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होती जाती है। और ये कुछ एक दो बातें जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। देन इसके एडवर्स इफेक्ट बताए हुए, एडवर्स इफेक्ट इसके मल्टीपल हैं। 45% लोगों में जिन्होंने सल्फासालाजीन लिया उनमें बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट देखने में आया। एडवर्स इफेक्ट में हमें क्या होता है, हेडिक हो सकता है, नोजिया हो सकता है, फिटीग होती है, और हेडिक, नोजिया और फिटीग जो है वो इसके मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट हैं। उसके अलावा और भी क्या हो सकता है, हीमोलिटिक एनीमिया हो सकता है, माइलोसप्रेशन हो सकती है, हेपेटाइटिस हो सकता है, न्यूमोनाइटिस हो सकता है। क्योंकि देखो जब ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देगा, ये इम्यूनोसप्रेसिव भी है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेगा तो आप प्रोन हो जाते हो, मल्टीपल इन्फेक्शंस आपको हो सकते हैं, जैसे हेपेटाइटिस हो सकता है, न्यूमोनाइटिस हो सकता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो सकती है, फीवर हो सकता है, रैशेज हो सकते हैं, और रैशेज में एक स्वेयर कंडीशन स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम भी हो सकता है। उसके अलावा कहता है सल्फा जो था ये हमारे पास सल्फासालाजीन, ये मेल के अंदर फर्टिलिटी को भी इफेक्ट करता है और फोलेट वगैरह की एब्जॉर्प्शन को भी इफेक्ट करता है। सो अगर आप ये दे रहे हो तो आपको फोलेट की सप्लीमेंट्स भी साथ देनी है। तो यहां तक हमारे पास बात होती है पहले इंपॉर्टेंट कंपाउंड की, ऐसा की, जो कि इंपॉर्टेंट है, और कैडजिन में मेरा ख्याल है सिर्फ इसी को डिस्कस किया हुआ है, बाकी ड्रग्स को इतना किया हुआ भी नहीं हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ऐसा है अमाइनो सैलिसिलेट्स हैं ये क्या है,
दो तरह के हैं, एजो कंपाउंड भी और मिसलामीन भी। जो एजो कंपाउंड है उनमें इन्होंने एन एन बॉन्डिंग की हुई थी, लेकिन उनका फायदा कोई नहीं था, इसलिए कोटेड फॉर्म में देने के लिए नहीं बनाई गई। फर्स्ट एजेंट जो था वो सल्फासाइलाजीन था। अब अगर देते हैं तो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इम्यूनोसप्रेसिव है, फर्स्ट लाइन एजेंट है अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए। क्रॉन डिजीज के अंदर ये इनहिबिटेड है, लिमिटेड है एडवर्स इफेक्ट की वजह से। एडवर्स इफेक्ट भी तो बहुत ज्यादा है, नोजिया, वॉमिटिंग और जो हेडेक है, जो फटीग है, ये इसके मोस्ट कॉमन सिम्टम है। उसके अलावा ये आपको बहुत सारी चीजें कर सकता है, हीमोलिटिक एनीमिया, माइलोसप्रेशन, हेपेटाइटिस, न्यूमोनाइटिस और फीवर, रैशेस वगैरह, और स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, और इवन के मेल फर्टिलिटी और फोलेट के एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट कर सकता है। सो ये पहला कंपाउंड हमारे पास हो गया। दूसरी चीज जो है वो हमारे पास आ जाती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अगर ये मैं ना भी पढ़ाऊं तो आपको आने चाहिए कि जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं इनका एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल होता है। ठीक है, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं इनका एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल होता है, इसलिए हम क्या करते हैं इनको आईबीडी में, क्योंकि आईबीडी में इन्फ्लेमेशन हुई हुई है तो आईबीडी में इनको यूज करेंगे। बात वो ये कर रहा है कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन लॉन्ग टर्म यूज जो है वो इनका प्रिवेंट किया हुआ है, लॉन्ग टर्म इनको यूज नहीं किया जा सकता इनके एडवर्स इफेक्ट की वजह से। फिर उसमें थोड़ा सा फर्क बताया हुआ है कि रेक्टल फॉर्मुलेशन में दें या इंटेरिक कॉटेड फॉर्मुलेशन में दें या डिलेड रिलीज फॉर्मुलेशन में देंगे तो कुछ वेरिएशंस जो है वो हमारे पास देखने में आती हैं। क्या कह रहा है वो, कहता है हमारे पास कि अगर हम इसकी रेक्टल फॉर्मुलेशन दे देना, इसके एडवर्स इफेक्ट वैसे बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर हम क्या कर लें रेक्टल फॉर्मुलेशन दे दें यानी रेक्टम के थ्रू इसकी एंट्री कराएं, तो रेक्टम की एंट्री में हम क्या यूज कर सकते हैं, हाइड्रोकॉर्टिसोन एनीमा यूज कर सकते हैं, या ब्यूडीसोनाइड फॉर्म जो है वो इसके अंदर हाइड्रोकॉर्टिसोन एनीमा यूज कर सकते हैं या ब्यूडीसोनाइड यूज कर सकते हैं। इनके एडवर्स इफेक्ट कम है एज कम्पेयर टू वो कि जिन्हें हमने सिस्टेमिक देना है। अब सिस्टेमिक में भी हम अगर इसकी एक्सटेंडेड रिलीज पैटर्न यूज करेंगे ना, यानी कॉटेड फॉर्म में, एक्सटेंडेड कॉटेड फॉर्म में यूज करेंगे तो सिस्टेमिक इफेक्ट जो है या एडवर्स इफेक्ट जो है वो कम होंगे एज कम्पेयर टू कि अगर हमने इसको डायरेक्ट दे दिया है। ठीक है, उसके अलावा वो कहता है कि जो एक्सटेंडेड वाली पैटर्न्स हमने देना है, डिलेड रिलीज ब्यूडीसोनाइड देना है, इसको इलियोसीकल क्रॉनिक डिजीजेस में भी यूज किया जा सकता है, और उसके अलावा हम इसको कहाँ पे भी यूज करते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी, और वो भी पैन कोलाइटिस में, जो पूरे कोलाइटिस को इन्वॉल्व कर ले, तो उसके अंदर भी हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड ब्यूडीसोनाइड को यूज कर सकते हैं। देन थर्ड पे हमारे पास आ जाते हैं बायोलॉजिकल एजेंट। बायोलॉजिकल एजेंट में मैंने आपको बताया कि हमें क्या करना है, इनहिबिट करना है साइटोकाइन को। जैसे हम ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा इनहिबिटर देंगे, उसके अलावा हम जो है वो अल्फा 4 इंटीग्रिन इनहिबिटर देंगे, और सेम एज हम इंटरल्यूकिन इनहिबिटर देंगे। वो बात ये कर रहा है कि ये इनहिबिटर जब आपने देने हैं तो आप देख लेना कि पेशेंट को पहले से कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, क्योंकि ये एजेंट देने से उसकी इम्यूनिटी सप्रेस हो जाएगी और इन्फेक्शन के रिस्क बढ़ जाते हैं। सो आप चेक कर लो कि कहीं पहले से तो उसको टीबी तो नहीं है, न्यूमोनाइटिस तो नहीं है, या फिर सोरियासिस या कोई भी ऑलरेडी कोई बीमारी चल तो नहीं रही, क्योंकि अगर चल रही है और आपने ये देख के इम्यूनिटी को फर्दर सप्रेस कर दिया तो वो बीमारी या वो डिजीज फर्दर वर्सन करेगा, क्योंकि ये देने से वैसे ही इन्फेक्शन के रिस्क बढ़ जाते हैं। इन्फेक्शन अगर ऑलरेडी प्रेजेंट हुआ तो वो वर्सन कर जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात उसने की है कि अगर हमारे पास ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा हो तो इसको कब यूज करना है, नॉर्मली ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, और अगर हम इसके इनहिबिटर देंगे तो उनको हमने क्या देना है, पैरेंटली देना है, यानी कि इंट्रावीनियसली भी दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलरली भी दे सकते हैं, और ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज की रिमिशन इंड्यूस करने में और रिमिशन को मेंटेन करने में बड़े इंपॉर्टेंट है। रिमिशन का मतलब है खत्म करने में, रेडिकेट करने में उसको बहुत ज्यादा जरूरी है। रेडिकेशन को इंड्यूस करने के लिए भी और मेंटेन करने के लिए भी ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब इसके अंदर उसकी 4 क्लासेस बताई हुई हैं उसने ड्रग्स की, और उन क्लासेस में थोड़ा सा यूजेज का डिफरेंस है। एक है हमारे पास इसके अंदर इनफ्लेक्सीमाब, ठीक है, इनफ्लेक्सीमाब इनके एंड पे आता रहता है। ठीक है, दूसरी है हमारे पास एडोलीम्यूमाब। ठीक है, एक तो यार प्रोनाउंसिएशन बड़ी जलील करती है। थर्ड है हमारे पास सर्टोलिजियुमाब, और फोर्थ वाली है हमारे पास गोलीम्यूमाब। ठीक है, गोलीम्यूमाब वटएवर जो भी आप देख लेना। उसमें वो ये कहता है कि जो पहली वाली दोनों है ना, इनफ्लेक्स वाली और एडोलो वाली, इसको हम क्रॉन डिजीज के लिए भी यूज कर सकते हैं और अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए भी, स्वेयर टू मॉडरेट। जबकि जो सर्टर वाली है, सी से याद रखो, ये सिर्फ यूज होती है क्रॉन डिजीज के लिए, और जो हमारे पास ये गोली वाली है ये अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए यूज की जाती है। ये सेकेंड लाइन एजेंट है, ये तब यूज करने हैं जब ऐसा या कॉर्टिकोस्टेरॉइड
के पेशेंट रिस्पॉन्ड ना कर रहा हो, ठीक है। और इम्यूनो सप्रेशन के तौर पे ये यूज होती है फर्स्ट लाइन एजेंट के तौर पे क्रॉन डिजीज में, ठीक है। क्रॉन डिजीज में हम इसको फर्स्ट लाइन एजेंट के तौर पे यूज करते हैं। और अगर ओवरऑल अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेशेंट है तो ये सेकंड लाइन एजेंट है। अगर पेशेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड या ऐसा को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो फिर आपने क्या करनी है, ये बायोलॉजिकल एजेंट और वो भी ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा इनहिबिटर जो है वो दे देनी है, जिनमें इन्फ्लेक्सिमाब और माब वाली एजेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज हमारे पास आ जाती है अल्फा 4 इंटीग्रिन। किसी को याद है कि अल्फा 4 इंटीग्रिन या इंटीग्रिन कहाँ पे रोल करता है? तो ये ड्रग जो हमने इनहिबिटर देनी है वो उसी प्रोसेस को इनहिबिट कर देंगी हम। नहीं याद, इंटीग्रिन जो है जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि हमारे पास ये जो ल्यूकोसाइट्स वगैरह होते हैं इनको यहाँ से माइग्रेट करना होता है, तो इंटीग्रिन इनकी एडहीजन में हेल्प करता है। यहाँ पे जब ये वेसल एंडोथेलियम के ऊपर एडहीजन हो जाती है तो फिर ये यहाँ से ट्रांस माइग्रेट करते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रिन क्या करता है, नॉर्मली ल्यूकोसाइट की एडहीजन करता है और ल्यूकोसाइट की एडहीजन करके उनकी ट्रांस माइग्रेशन करवाता है और उनको इंजरी वाली साइड पे भेजता है। लेकिन अगर हमने ड्रग दे दी तो एडहीजन नहीं होगी, ना वो इंजरी वाली साइड पे आएंगी, ना इन्फ्लेमेशन होगी, ठीक है। सो ये ड्रग क्या करती है, रिड्यूस करती है ल्यूकोसाइट की माइग्रेशन को। और पहले आपने वो देनी है ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा इनहिबिटर, लेकिन अगर पेशेंट उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, रिफ्रैक्टरी है, तो फिर इनको देना है, ठीक है। उसके अलावा इसके एडवर्स इफेक्ट में आ जाता है हेडेक, एथ्रल्जिया, नोजिया, फटीग एंड न्यूरोमस्कुलर पेन वगैरह आता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड वाली आ जाती है जिसमें हमने क्या कहा कि हम दे सकते हैं इंटरल्यूकिन 12 या 23 इनहिबिटर दे सकते हैं। इसमें हमारे पास कौन सी ड्रग आती है, काइन्यूमब, ये आपने याद रखना है, ये इंटरल्यूकिन इनहिबिटर है, ठीक है। ये क्या करती है, ये इनहिबिट कर देती है इंटरल्यूकिन 12 और 23 को। 12 और 23 बहुत ज्यादा जरूरी है मैक्रोफेज के एक्टिवेशन के लिए और इन्फ्लेमेशन के लिए। अगर ये एक्टिवेट नहीं होंगे तो इन्फ्लेमेशन नहीं होगी। इसको हम मल्टीपल डिजीजेज में यूज कर सकते हैं। इसको हम यूज करते हैं सोरियासिस में भी यूज कर सकते हैं, प्रोस्टैटिक आर्थराइटिस में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा इंडक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कोलेटिक क्रॉनिक क्रॉन डिजीज के लिए भी हम इसे यूज करते हैं। एडवर्स इफेक्ट इसके भी नोजिया है, हेडेक है और इन्फेक्शन हो सकते हैं, थ्रल्जिया हो सकता है और इस तरह के पेन वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बायोलॉजिकल एजेंट थे। बायोलॉजिकल एजेंट में हमने 3 ड्रग्स जो हैं वो तीनों की बात कर ली कि अगर हमारे पास ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर है या अल्फा 4 इनहिबिटर है या इंटरल्यूकिन इनहिबिटर है, बेसिकली कीमोकाइन है जो इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, अगर हम ये देंगे तो ऑब्वियसली बात है इन्फ्लेमेशन नहीं होगी। अब हमारे पास लास्ट चीज आ जाती है। लास्ट चीज में हमने क्या कहा था कि हम इम्यूनो मॉड्यूलेटर दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, इम्यूनो मॉड्यूलेटर दे सकते हैं। इम्यूनो मॉड्यूलेटर जो है ये यूज किए जाते हैं और इनमें हमारे पास 2 तरह की ड्रग्स लिपर में बताई हुई हैं। एक हम यूज करते हैं मिथोट्रेक्सेट को। मिथोट्रेक्सेट का नाम आपने पहले भी सुना हुआ होगा। इसको कैंसर्स वगैरह में यूज करते हैं या फिर हम दूसरा यूज कर सकते हैं थायोप्यूराइंस, ठीक है। क्या यूज कर सकते हैं, थायोप्यूराइंस वगैरह। इनमें हमारे पास आगे 2 कंपाउंड्स बताए हुए हैं उसने कि एक एजोथायोफाइंस को यूज कर सकते हैं, एजोथायोप्राइंस वगैरह को यूज कर सकते हैं। और दूसरा हम यूज कर सकते हैं 6 मरकैप्टोप्यूरिन्स को, 6 मरकैप्टोप्यूरिन्स को, ठीक है। ये जो 6 मरकैप्टोप्यूरिन्स हैं इनको हम यूज करते हैं किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी, ताकि हम इम्यूनिटी को सप्रेस कर दें, ताकि रिजेक्शन ना हो जाए। जबकि मिथोट्रेक्सेट जो है ये कैंसर में यूज होती है। उसके अलावा ये र्यूमाटाइड आर्थराइटिस में, ऑटोइम्यून डिजीज है उसमें भी यूज होती है और सोरियासिस में भी यूज होती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर बात करूं तो मिथोट्रेक्सेट जो है ये फॉलिक एसिड के एनालॉग के तौर पे एक्ट करती है और फॉलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है। और फॉलिक एसिड जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है सेल को ग्रो करने के लिए। जब फॉलिक एसिड की सिंथेसिस नहीं होगी तो उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, ठीक है। बाकी इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या फिर ये आईबीडी में क्या करेगा ये हमें नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ करके इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। इंट्रा मस्कुलरली इसको देना है या सबक्यूटेनियसली देना है और ये यूज होता है सिर्फ क्रॉन डिजीज में। अब आपने याद रखना है कि कौन कौन कहां पे यूज होता है। और अल्सरेटिव कोलाइटिस में मिथोट्रेक्सेट यूज नहीं होता। एडवर्स इफेक्ट है इसके, हेडेक हो सकता है, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग है, एब्डोमिनल पेन हो सकते हैं, क्रैम्प्स हो सकते हैं और सीरम अमाइनो ट्रांसफरेज एलिविएशन या रैशेस वगैरह सारी की सारी मिथोट्रेक्सेट की वजह से हो सकती हैं। और अगर बात करेंगे हम दूसरे जो थायोप्यूरिन्स हैं हमारे पास, जिसमें एजोथायोप्यूरिन आ जाती हैं या 6 मरकैप्टोप्यूरिन्स आ जाती हैं, तो ये ओरल मेडिकेशंस हैं और ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्पियरिंग इफेक्ट है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड को स्पेयर करती हैं और कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल प्ले करते हैं। सो ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्पियरिंग है, इनको हम यूज कर सकते हैं दोनों में, अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी और क्रॉन डिजीज में भी। फर्स्ट लाइन एजेंट है मेंटेनेंस के लिए, ये बात आपने याद रखनी है। रिमिशन की हमने पढ़ी ना बारी बारी कि इंडक्शन के लिए, मेंटेनेंस के लिए क्या चाहिए, तो इंडक्शन के लिए एएसए और मेंटेनेंस के लिए फर्स्ट लाइन एजेंट जो है वो
थायोप्यूरिन्स होते हैं। एडवर्स इफेक्ट में ये बोन मैरो सप्रेशन, हेपेटोटॉक्सिसिटी करते हैं और बहुत प्रिकॉशंस के साथ यूज करना है हमने। अगर किसी पेशेंट के अंदर कोई भी लिवर रिलेटेड इशू है और जब हमने ये देना है तो एहतियात के साथ उसका सीबीसी बार बार चेक करते रहना है, क्योंकि माइलो सप्रेशन करता है और हेपेटोटॉक्सिसिटी करता है, तो एलएफटी हमने पेशेंट का साथ साथ कराना है। सो यहाँ पे हमने जो आईबीडी के ड्रग्स थी वो डिस्कस कर ली। आईबीडी में अगेन अगर समरी करें तो हमने क्या डिस्कस किया, ऐसे डिस्कस किया। ऐसे में हमने क्या बात की कि 2 फॉर्म में होता है, एक तो हमारे पास एजो कंपाउंड में या मीजल वाली कंपाउंड में, जिसमें हमने इसको क्या किया हुआ था, कोटेड किया हुआ था ताकि इसकी एब्जॉर्प्शन ना हो। इसके इफेक्ट्स क्या थे, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी सप्रेसिव इफेक्ट थे। ये साइटोकाइन की प्रोडक्शन को इनहिबिट कर रहा था, ल्यूकोसाइन के एडहीजन को इनहिबिट कर रहा था, टी सेल के डिफरेंशिएशन को इनहिबिट कर रहा था और एडहीजन को, ट्रांसमाइग्रेशन को, सारे प्रोसेसेस को इनहिबिट करके इन टर्म इन्फ्लेमेशन को इनहिबिट कर रहा था। ठीक है। दूसरी बात हमारे पास आ गई कौन से, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आ गए और हमें पता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड का एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल है। फिर हमारे पास बायोलॉजिकल एजेंट आए जिसमें हमने 3 चीजें पढ़ी, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर इनहिबिटर पढ़े या इंटीग्रिन इनहिबिटर पढ़े, या फिर हमने थर्ड में किसकी बात की, इंटरल्यूकिन इनहिबिटर की, और फाइनली हमने बात की इम्यूनोमॉड्यूलेटर की, जिसके अंदर क्या आ जाता है, मिथोट्रेक्सेट आता है या थायोप्यूरिन्स आती हैं। और थायोप्यूरिन्स के अंदर फर्दर हमारे पास आ जाती हैं एजोथायोप्यूरिन या 6 मार्केप्टोप्यूरिन्स। ठीक है। ये जो है फर्स्ट लाइन एजेंट है रीअकरेंस ऑफ उसको रिमिशन को मेंटेन करने के लिए। ठीक है। जबकि मिथोट्रेक्सेट जो है इनके मल्टीपल यूजेस हैं, ये फॉलिक एसिड एगोनिस्ट हैं, एनालॉग हैं और उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। रूमेटाइड आर्थराइटिस में, कैंसर में, एसिस और मल्टीपल डिजीजेज में हम मिथोट्रेक्सेट को यूज करते रहते हैं। सो यहाँ पे हमने आपकी जीआईटी फार्माकोलॉजी भी कवर कर ली हुई है। कल इंशाल्लाह मैं आपको रेस्प फार्माकोलॉजी दे दूंगी, उससे पहले आपने इसका मुझे टेस्ट देना है। अच्छे से इसको पढ़ लें, अपनी यूनिवर्सिटीज के साथ भी को रिलेट कर लें। अगर उन्होंने भी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछ सकते हो। लाइन वाइज हमने अल्सर को डिस्कस किया था, फिर हमने एंटीएमेटिक ड्रग्स पढ़ी, फिर हमने एंटी डायरियल, एंटी कॉन्स्टिपेटेड ड्रग्स पढ़ी और अब हमने फाइनल कौन सी पढ़ ली है, आईबीएस वाली ड्रग्स पढ़ ली, यानी आईबीडी यानी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के अगेंस्ट जो ड्रग्स यूज होती हैं उनकी बात हमने कर ली। कोई इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है, थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि मैंने कर दिया है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है।